हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस.com। वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? ये वाली वीडियो लाइव वीडियो नहीं है। दिस इज अ प्रीमियर वीडियो। दैट मींस आई हैव रिकॉर्डेड दिस वीडियो एंड नाउ इट इज बीइंग पब्लिश्ड टू यू। व्हाई? बिकॉज आई एम क्वाइट बिजी टुडे। सो मैं अभी इस टाइम पे कहीं और हूँ, मीन्स थोड़ा सा ज़्यादा बिजी हूँ किसी अर्जेंट काम में। सो आपको लाइव नहीं पढ़ा सकता, बट I'll surely answer your doubts in the comment section. So please, during this class, you can ask your doubts in the comment section. I'll reply there. Okay. And so this video is as this video is a premiere, so I'll be teaching you the next topic that as promised. The next topic will be linear momentum. Okay. The first law is complete. First law is a law of inertia that is completed, and now we will study the linear momentum. To see what is linear momentum. Okay, just imagine you are standing here, okay, on this road, and a car is coming from this side. A car is coming from this side in this direction. With a speed of 20 km per hour. Okay, this is the first case, and same case may be that the same car in the first case, suppose it is moving with 20 km per hour, and the second case that suppose this car is moving, same car is moving with towards you at a speed of, let's suppose, 10 km per hour. Okay, and if I tell you to stop this car, suppose if I tell you to stop this car by your hand, your बाहुबली, so ये तो बता सकते हो ना कि कहां ज्यादा फोर्स लगेगा, कहां ज्यादा फोर्स लगने वाला है इसको रोकने के लिए, कार को रोकने के लिए, फर्स्ट केस और सेकंड केस। तो ऑब्वियसली द कार विल स्टॉप विद मोर डिफिकल्टी इन द फर्स्ट केस, बिकॉज द कार इज मूविंग वेरी फास्ट, ऑलमोस्ट द डबल ऑफ स्पीड, है ना। यहां स्पीड हाफ हो गई, दैट मीन्स इधर आपको थोड़े से कम एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे कार को रोकने के लिए, चाहे ब्रेक लगाओ चाहे उसको अपने आगे से बाहुबली की तरह रोको, ऐसा ही है, ठीक है ना। थोड़े से नीचे एफर्ट्स कम लगेंगे, लेकिन उस वाले केस में एफर्ट्स ज्यादा लगेंगे। सो मैं क्या बोल सकता हूं कि अगर एक बॉडी है, ठीक है, अगर उसका मास m है, एक फिक्स मास की बॉडी है, अगर वो आपके पास आ रही है और हल्की हल्की आ रही है, तो उसको रोकने के लिए भी आपको हल्का फोर्स चाहिए, लेस फोर्स इज रिक्वायर्ड। बट इफ द सेम बॉडी ऑफ द सेम मास will come to you with a high speed, very high speed, then what will happen? You have to exert a larger force to stop that body. Okay, next, let's suppose now this car is coming towards you. This car is of mass capital M. It is coming towards you with a speed of 20, and you have to stop it. You have to exert a force. ओके, लेट्स सपोज आपने फोर्स लगाया, इधर F1 फोर्स लगाया और कार को रोक दिया, बाहुबली। ओके, अब सेम केस आपको क्या डिजाइन कर दिया, आपको कि देखा ओहो ये तो बहुत बढ़िया है, तो कार को अपने हाथ से रोक देता है, तो थोड़ा सा इसको ज्यादा कर दो, ठीक है। सपोज आपको क्या कर दिया, एक बड़ी वाली कार दे दी, एक एसयूवी कार, ये मारुति 800 थी, ठीक है, एक बड़ी एसयूवी दे दी आपको नहीं दी, मतलब आपके सामने एक कार आ रही है, बड़ी कार है, ठीक है ना। अब एसयूवी का डिजाइन ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं थोड़ा सा उसको बड़ा कर रहा हूं। ओके, सो लेट्स सपोज दिस कार ऑफ मास m, दिस इज सपोज स्मॉल m एंड दिस इज सपोज कैपिटल M। ओके, और ये वाला कैपिटल M ज्यादा है स्मॉल m से, ठीक है, ये वाला मास ज्यादा है, ये हैवी कार है, ज्यादा है, बड़ी कार है, ठीक है। इट इज कमिंग टुवर्ड्स यू विद द सेम स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर, सेम आ रहा है, या कार कर लो, ट्रक कर लो, कुछ भी है, और आप इधर हो, आपको इस कार को स्टॉप करना है। तो आप बताओ किस में ज्यादा फोर्स लगेगा आपको स्टॉप करने में? इस कार को स्टॉप करने में ज्यादा फोर्स लगने वाला है या इस कार को? या सिंपल से ट्रक आपकी तरफ आ रहा है उसको ज्यादा फोर्स लगा के रोकोगे, या एक बाइसिकल आ रही है? सो कॉमन सेंस, ट्रक को, है ना। यानी कि जो बड़ी वाली कार है ये एसयूवी कार है, ठीक है। ये एसयूवी का कितना गंदा डिजाइन बनाया है, मुझे तो अगर ये वीडियो कोई अगर ऐसा बंदा देख ले जो कार का दीवाना हो, दिल पे चुभेगी, है ना, ठीक है। तो इस कार को स्टॉप करने में बहुत ज्यादा क्या लगने वाला है, फोर्स लगने वाला है। दैट मींस अगर यहां से लगता है फोर्स F2, सो आई कैन से
that force 2 will be greater than force 1. तो दो रिजल्ट्स देखे अब तक हमने कि अगर आपके पास बॉडी आ रही है, उसको आपको रोकना है, so the force required to stop that body किस किस पे डिपेंड किया, किस किस पर डिपेंड किया? सबसे पहले तो उसके मास के ऊपर. अगर वो बॉडी बहुत हैवी मास की है, बहुत ज्यादा मास है उसका, तो उसको रोकने के लिए उतना ही ज्यादा आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ना. और अगर वो बॉडी लाइट है तो कम फोर्स लगाना पड़ेगा. ठीक है, बट ऐसा भी तो होता है कि वेलोसिटी पर भी तो डिपेंड है. अभी थोड़ी देर पहले देखा उसकी स्पीड या वेलोसिटी के ऊपर. अब जब स्पीड कम थी तो आसानी से रुक गई वही कार, और जब स्पीड ज्यादा थी तो डिफिकल्टी से रुकी, है ना. तो ये गड़बड़ घोटाला है. यानी कि अगर किसी बॉडी को रोकना है, स्टॉप करना है, तो उसकी दो फैक्टर्स को जरूर पढ़ना पड़ेगा. उसका मास भी देखना होगा और उसका वेलोसिटी भी देखना होगा. जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा आपको टाइम लगेगा उसको रोकने के लिए, उतना ज्यादा फोर्स लगेगा आपको रोकने के लिए. जितनी ज्यादा वेलोसिटी उतना ज्यादा लगेगा आपको रोकने के लिए, है ना, या उतना ही ज्यादा उसका इफेक्ट होगा. ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी. अब इसके अंदर सा एक छोटा सा ट्विस्ट लेके आते हैं. ट्विस्ट कैसा? देखो, लेट सपोज ध्यान से समझते रहना, वीडियो में बने रहो, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा. ठीक है, लेट सपोज एक बुलेट है. ठीक है, नॉर्मल एक बुलेट है आपके पास. ये आपके पास बुलेट है या कहीं भी है, आपने उस बुलेट को एक टारगेट की तरफ अपने हैंड से फेंका, ट्विक करके ऐसे करके फेंक दिया. क्या उस टारगेट पे कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना ज्यादा. कितनी जोर से फेंक लोगे आप, थोड़ा सा इतनी दम लगाओगे, ठीक है, बाहुबली को आपने डाल दिया, बहुत ज्यादा हो गया, ओके इनफ. हल्का फुल्का मान लो इफेक्ट पड़ भी गया, हल्का से ज्यादा क्या होगा, वो टच करके गिर जाएगी नीचे बुलेट. यही तो होने वाला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं होगा, है ना. वही बुलेट है, आपने जब हाथ से फेंकी ज्यादा इफेक्ट नहीं डाला उसको, यानी दीवार वैसी खड़ी रही, या फिर जो भी आपका टारगेट था वो हो, ये बुलेट तो फर्क ही नहीं करेगी अपने ऊपर, कुछ भी इफेक्ट नहीं डालने वाली है. बट अगर आपने सेम बुलेट को किसी राइफल में या पिस्टल में, जो भी है, जो स्टील बुलेट होगी, उसके अंदर आपने डाला, गन के अंदर डाला और गन से फायर करा, अब क्या होगा? अब उसका इफेक्ट ज्यादा होगा, है ना. क्यों? अब उसका इफेक्ट क्यों ज्यादा होने वाला है? बिकॉज अब उसकी वेलोसिटी तेज है, वो बहुत तेज से गई है, अब उसने इफेक्ट ज्यादा किया. समझे इस चीज को? सो कहीं ना कहीं क्या बोलूंगा मैं, कि जो ये गई, भले ये बुलेट बहुत हल्की थी, बुलेट बहुत हल्की होती है, हाँ, लेकिन उसका इफेक्ट देखो कितना तेज था. वो किसी बंदे को मार सकती है यार, ठीक है ना, टारगेट में जाके छेद कर सकती है पूरा. लेकिन जब उसको हाथ से फेंका तो नहीं हुआ. आई बात समझ में? तो किसी भी बॉडी का अगर कहीं जाके स्ट्राइक कर रही है, वहां जो इफेक्ट पड़ने वाला है वो किस किस पे डिपेंड करेगा? पहली बात तो उसका मास कैसा है, और फिर उसका वेलोसिटी कैसी, कितनी तेज है. अब आपने एक छोटी बुलेट यूज कर ली, बहुत छोटी बुलेट यूज कर ली, ठीक है, उस छोटी बुलेट को आपने गन से फेंका, हल्का फुल्का इफेक्ट आएगा. बड़ी बुलेट यूज करी, बहुत तेज से फेंका तो और ज्यादा इफेक्ट आएगा. तो कहीं ना कहीं मास पर भी डिपेंड कर रहा है और वेलोसिटी पर भी वो चीज डिपेंड कर रही है. कुछ ऐसी चीज होगी ना, वो कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी ना उस बुलेट की या उस बॉडी की, जिसको आप चला रहे हो, जिसको आप रोक रहे हो, कुछ तो कर रहे हो. तो उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? मोमेंटम बोलते हैं. तो मैं क्या बोलता हूं, हर मूविंग बॉडी का एक मोमेंटम होता है. हर मूविंग बॉडी का एक मोमेंटम होता है. मोमेंटम किस मोमेंटम के साथ चल रही है. अगर वो बॉडी बहुत हैवी है तो मैं कहूंगा यार कितनी बड़ी बॉडी है ना, इसका मोमेंटम बहुत ज्यादा है. हाँ, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है तो मैं बोलूंगा ओके, द मोमेंटम इज वेरी हाई. हाँ, अगर उसका स्पीड बहुत कम है, मोमेंटम बड़ा कम है, मास भी कम है, दोनों ही कम है, तो बोलूंगा उसका मोमेंटम है. ठीक है ना. लेकिन अगर आप देखो, मास पे डिपेंड किया, वेलोसिटी पर डिपेंड किया, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके पास, जैसे बुलेट वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बुलेट छोटी है, उसकी वेलोसिटी तेज कर दो तो देखो कितना ज्यादा इफेक्ट कर सकती है. लेकिन इतने में ही आप अगर उस वेलोसिटी के साथ मान लो कोई और चीज को यूज करते हो सकता है उतना ज्यादा इफेक्ट ना हो. तो कहीं ना कहीं दोनों पे रिलेट कर सकते हैं. द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ बॉडी. मोमेंटम को हम सबसे पहले कैसे रिलेट करते हैं? सबसे पहले बोलते हैं द फोर्स रिक्वायर्ड, ये मोमेंटम की डेफिनेशन नहीं है, टू स्टॉप अ बॉडी डिपेंड्स ऑन. किस किस पर डिपेंड किया? सबसे पहला तो डिपेंड किया बॉडी के मास के ऊपर, है ना. जितना ज्यादा मास
उतना ज्यादा ये फोर्स रिक्वायर्ड होगा, ठीक है ना, जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा ये फोर्स रिक्वायर्ड होगा उसको रोकने के लिए। और सेकंड फैक्टर क्या था, उसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी पर भी डिपेंड हुआ, जितनी तेज बॉडी आ रही है उतना ज्यादा आपको फोर्स रिक्वायर्ड है उसको स्टॉप करने के लिए। सो यही जो प्रॉपर्टी होती है ना बॉडी के, आप इसको फील करो, इसको इमेजिन करो, ठीक है, एक बॉडी भागते हुए आ रही है, वो कितना ज्यादा असर डालेगी, वो जो है ना उस बॉडी की एक प्रॉपर्टी है उसके अंदर जो उसकी मास और वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड कर रही है, दैट प्रॉपर्टी इज लीनियर मोमेंटम। उस प्रॉपर्टी का नाम लीनियर मोमेंटम है, हर बॉडी के पास होती है, ठीक है। सो किस पे डिपेंड कर रही है, लीनियर मोमेंटम जो बॉडी का होता है वो किस किस पे डिपेंड करता है, उसके मास के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर, समझे, मास पर और वेलोसिटी दोनों पर डिपेंड करता है वो प्रॉपर्टी, वो इधर वाली प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखो, अब ना एक चीज आती है कि कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्ट तो हो गया, अब मोमेंटम को क्या बोलेंगे, कहां चल रहा है, तो याद रखना जो आपका लीनियर मोमेंटम होता है ना उसको डिनोट करते हो आप स्मॉल पी से, ठीक है। स्मॉल पी को मुझे एक फॉर्मूला निकालना है, किसके टर्म्स में, मास के टर्म्स में और वेलोसिटी के टर्म्स में, बिकॉज इन दोनों पे डिपेंड होता है। तो मैं लिखता हूं मास और वेलोसिटी, दो चीज लिखता हूं, इसके बीच में आप गेस करोगे क्या आने वाला है। क्या क्या आ सकता है इसके बीच में, प्लस आ सकता है, माइनस आ सकता है, मल्टीप्लाई आ सकता है, डिवाइड आ सकता है, क्या आएगा, आएगा क्या, क्या एक्चुअल फॉर्मूला होगा लीनियर मोमेंटम का, क्यों आया फॉर्मूला, कई बच्चों को पता होगा लेकिन कैसे आया देखिए, मास प्लस वेलोसिटी इक्वल्स टू मोमेंटम, देख लिया। अगर मैं मान लो यहां पे प्लस लगाता हूं, मान लो अगर मैं प्लस का यूज करता हूं, ठीक है, और अगर मैं आपको ये कहता हूं क्या है मोमेंटम, द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी, उसको मैं बता रहा हूं उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, जितना मोमेंटम होगा उतना ज्यादा फोर्स लगेगा, कहीं ना कहीं रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो मैं अगर आपको बोलता हूं कि ठीक है बॉडी तो रेस्ट पे है, यानी बॉडी की वेलोसिटी जीरो है, बॉडी की वेलोसिटी जीरो है, मास तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा, मास तो होगा, सपोज मास 10 है, वेलोसिटी 0 है, आपका मोमेंटम कितना आ गया, मोमेंटम आ गया आपका 10, तो आप कहोगे यार बॉडी को रोकने के लिए 10 लग रहा है, तो पॉसिबल ही नहीं है यार, पॉसिबल ही नहीं हो सकता डियर्स, क्योंकि जब बॉडी ऑलरेडी रेस्ट पर है तो उसको रोकने के लिए क्यों आप फोर्स लगाओगे, तो यानी प्लस इसमें नहीं आएगा, प्लस वाला ऑप्शन बिल्कुल गलत है कि इसमें जो आप बीच में साइन यूज करोगे प्लस नहीं हो सकता, ठीक है। सिमिलरली माइनस नहीं हो सकता ये भी, ठीक है। मान लो मास 10 था, वेलोसिटी अभी भी 0 है, बॉडी अगर अपनी जगह पे ये रेस्ट पे है, 10 माइनस 0 इज अगेन 10, तो इसका मतलब आप तो स्टॉप वाली बॉडी को रोकने के लिए भी आपको फोर्स लग रहा है यहाँ पे, तो वो भी गलत चीज है, 10 फोर्स लग रहा है, बिल्कुल गलत है, माइनस भी नहीं आ सकता, ठीक है। डिवाइड की बात करें अगर हम, तो डिवाइड आ सकता है क्या, हाँ डिवाइड आ सकता है क्या, कि P इक्वल्स टू M अपॉन V लिख सकता हूं क्या मैं, ऐसा कभी होगा, देखते हैं जरा। मान लो कि वेलोसिटी आपकी 0 है, तो किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करते हो तो वो आता है इनफिनाइट इनफिनाइट, यानी कि आपको इनफिनाइट फोर्स लग रहा है एक ऐसी बॉडी को रोकने के लिए जो पहले से ही रेस्ट पे, ये भी गलत, डिवाइड भी नहीं आएगा, तो क्या बचा, मल्टीप्लाई बचा ना। सो क्या होगा, यहां पे आएगा मल्टीप्लाई, लीनियर मोमेंटम इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, सिंपल एज दैट, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, यही लीनियर मोमेंटम होता है, ठीक है। किस किस पे डिपेंड करता है, मास के ऊपर और वेलोसिटी के ऊपर, और कैसे डिपेंड करता है, उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, किसके इक्वल होता है, उनके प्रोडक्ट के। लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अब देख सकते हो आप, अगर मास ज्यादा हो रहा है तो ये पूरी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी, वेलोसिटी ज्यादा हो रही है ये पूरी क्वांटिटी ज्यादा हो जाएगी। अगर मान लो वेलोसिटी 0 है, बॉडी रेस्ट पर है, तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी ना, तो इसका मतलब क्या हो गया, सब 0 हो गया, मोमेंटम 0 हो गया उस बॉडी का। जो बॉडी बैठी रेस्ट पर है उसका मोमेंटम नहीं होता, ठीक है। बॉडी मूव नहीं कर रही है तब तक उसका कोई मोमेंटम नहीं होता, अब वो मूव करना स्टार्ट होगी तब उसका मोमेंटम होगा। मास उसका जो मर्जी हो, वेलोसिटी पर उसका डिपेंडेंट है, फिर वेलोसिटी जो भी हो मास पे है, मास को डबल कर दो मोमेंटम डबल हो जाएगा, मास को हाफ कर दो मोमेंटम हाफ हो जाएगा, सेम केस, ठीक है। तो डायरेक्टली मास और वेलोसिटी में रिलेशन था लीनियर मोमेंटम का, ये टॉपिक था आपका लीनियर मोमेंटम। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, सिंपल सा।
and it is equals to, and it is what, it is the force required. इसको दूसरे सेंस में कैसे पढ़ सकते हैं कि कोई बॉडी आपके पास आ रही है, उसको कितना फोर्स आप रोक सकते हो. तो फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप अ मूविंग बॉडी दैट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, मास एंड वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी. कैसे डिपेंड करता है, दैट इज कॉल्ड लीनियर मोमेंटम. जय माता दी. और आपको ये समझ में आ गया होगा. ठीक है, लीनियर मोमेंटम. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द यूनिट ऑफ दिस लीनियर मोमेंटम. व्हाट विल बी द यूनिट? सो यूनिट्स ऑफ लीनियर मोमेंटम इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यूनिट में क्या होगा, देखो पहले मास है फिर वेलोसिटी है, तो जो मास की यूनिट होगी मल्टीप्लाई कर दो वेलोसिटी की यूनिट से, डायरेक्ट आ जाएगी किसकी यूनिट, मोमेंटम की यूनिट आ जाएगी. ठीक है, सो मोमेंटम की यूनिट कैसे आएगी, मास की यूनिट इनटू वेलोसिटी की यूनिट. ठीक है, तो पहले ऐसा यूनिट की बात करते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम की बात करते हैं. लीनियर मतलब क्यों बोल रहा हूं बार बार मैं, लीनियर मतलब अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. We are talking about the motion in one dimension. This is motion on a straight line. Motion एक सीधी लाइन में हो रहा है, उसी की हम बात कर रहे हैं इस समय. ठीक है, लीनियर. दूसरा मोमेंटम भी होता है, एंगुलर मोमेंटम भी होता है. ठीक है, बट एंगुलर मोमेंटम कब होता है, जब बॉडी ऐसे चल रही होती है, रोटेशनल मोशन में. वो आपके सिलेबस में नहीं है, वो आप 11th में पढ़ेंगे. हाँ, ऐसा यूनिट क्या होगी, देखो मास की ऐसा यूनिट क्या होती है, दैट इज किलोग्राम मल्टीप्लाई वेलोसिटी की मीटर पर सेकेंड. तो क्या हो गया, ऐसा यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. खत्म. किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. आसान है ना. ठीक है, ऐसा यूनिट. नाउ नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द सीजीएस यूनिट. मास में सीजीएस यूनिट में क्या होता है, ठीक है, दिस इज अ ग्राम आ गया. वह मीटर की जगह क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, और सेकंड की जगह सेकंड ही रहेगा, तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड इज द सीजीएस यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम. द टॉपिक ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कंप्लीट. सो दिस इज ऑल अबाउट लीनियर मोमेंटम ऑफ अ बॉडी. ओके, आपको एग्जांपल्स भी समझा दिए मैंने, और आपको उसकी यूनिट, फॉर्मूला सब बता दिया. फॉर्मूला याद भी कैसे करना है वो भी आपको बता दिया. ठीक है, अब देखो जिसको डाउट्स हो प्लीज कमेंट्स करते रहना. ठीक है, मैं आपको रिप्लाई करता रहूंगा, बिकॉज मैं आपको लाइव तो पढ़ा नहीं पा रहा हूं इस टाइम पे, बट मैं जहां भी हूं मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा. ठीक है ना, कई बार कुछ इमरजेंसीज आ जाती हैं, जाना पड़ता है. ओके, इस बात का ध्यान रहे आपको. सो कोशिश करूंगा कि आगे भी कभी भी ऐसा हो तो मैं आपको ऐसा अपलोडेड वीडियो दे दूं. ठीक है ना, क्लास को मिस नहीं होने देंगे, कोशिश ऐसा ही करेंगे. ठीक है, नाउ सी अब क्या होता है, मोमेंटम है. ठीक है, किसी की बॉडी के पास मोमेंटम है, बिल्कुल है, मोमेंटम है, मोमेंटम है, मोमेंटम है, बॉडी के पास मोमेंटम है, बॉडी चल रही है, मोमेंटम है. मोमेंटम चेंज भी तो हो सकता है, मोमेंटम बॉडी का चेंज भी तो हो सकता है ना. अब उसको पढ़ते हैं. अब पढ़ते हैं चेंज इन मोमेंटम कैसे आ सकता है. चेंज इन मोमेंटम, देखो मोमेंटम होता है आपका P इक्वल्स टू M इंटू V, P इक्वल्स टू MV. मोमेंटम में चेंज कौन ला सकता है, या कैसे हो सकता है, या तो उसका मास चेंज हो जाए बॉडी का, या तो उसका वेलोसिटी चेंज हो जाए, या फिर दोनों चेंज हो जाए, है ना. ये केस पॉसिबल है, या तो ओनली मास चेंज, ओनली वेलोसिटी चेंज, और बोथ चेंज, देन यू कैन से दैट मोमेंटम विल चेंज, है ना. अब अगर हम जनरल कंसीडरेशन करें कि अगर मेरे पास ये बॉडी है, लेट्स से ये बॉडी है, अगर इस बॉडी का मोमेंटम मान लो 10 है, इस बॉडी का मोमेंटम 10 है, मुझे इसका चेंज करना है मोमेंटम, तो मैं जनरली क्या करूंगा, कोई बॉडी का मास तो नहीं चेंज करने वाला हूं. अगर मैं क्या कर सकता हूं, सिंपल इसको तेज कर सकता हूं, बॉडी को तेज भगा सकता हूं. दैट मींस कि वेलोसिटी को सिंपल इंक्रीज कर सकता है ना. ठीक है ना, वेलोसिटी इंक्रीज हो सकती है. ठीक है, तो मोमेंटम किसकी वजह से, वेलोसिटी की वजह से. मोस्ट ऑफ द टाइम वेलोसिटी की वजह से चेंज आता है मोमेंटम में. ठीक है, अगर आप मान लो कार को ड्राइव कर रहे हो, आप कार में बैठे हो, ठीक है, आप कार ड्राइव कर रहे हैं, स्कूटी, कुछ भी आपके पास कोई भी व्हीकल है, उसको आप ड्राइव कर रहे हो, एंड व्हाट इज हैपनिंग, लेट्स सपोज द मास ऑफ द कार, लेट्स सपोज द मास ऑफ द कार इज 100 and your velocity is, let's suppose, 20, so it is 2000, the momentum is 2000. Okay, let's suppose now you have to increase the momentum, so you will not increase the mass of the car यार, है ना. मोमेंटम इंक्रीज करने के लिए आपको जरूरी थोड़ी है
कहीं आप रास्ते से देख रहे हो, यार मेरी गाड़ी में आके बैठ जाना, आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा, आजा आजा मुझे मास इंक्रीज करना है, अरे तुम भी आ जाओ मास इंक्रीज करना है। ऐसा तो नहीं करोगे ना। क्या करोगे, मास इंक्रीज करना है, ठीक है, एक्सीलरेट कर दोगे और जाओ वेलोसिटी बढ़ा दोगे। तो आपने सपोज वेलोसिटी को कर दिया 40, तो ये हो गया 4000, लो हो गया मोमेंटम इंक्रीज, है ना। तो जनरली तो हम ऐसी मोमेंटम को इंक्रीज करते हैं या डिक्रीज करते हैं। डिक्रीज कैसे करेंगे वो भी आपको पता है, वेलोसिटी कम कर दो। यानी मोमेंटम में जो चेंज आता है उसको स्टडी करते हैं, ठीक है। देखते हैं, देखो चेंज इन मोमेंटम, आपको याद रखना है जब भी हम चेंज है ना, किसी भी चीज के अंदर छोटा चेंज होता है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा से। इस सिंबल का नाम है डेल्टा, छोटा सा ट्रायंगल। तो अगर मैं चेंज इन मोमेंटम की बात कर रहा हूं तो मैं लिखूंगा डेल्टा पी। चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू डेल्टा पी। ये किसके बराबर होगा, इट विल बी डेल्टा एम इंटू वी। पी की जगह एम भी रख दिया, दोनों इक्वल है। इसका मतलब क्या हो रहा है, डेल्टा मतलब चेंज इन मास, चेंज इन वेलोसिटी। इसका मतलब है मास भी चेंज हो रहा है और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। लेकिन ये केस कब होता है, लेकिन आपकी बॉडी सपोज भाग रही है, सपोज बॉडी चल रही है चल रही है चल रही है, चलते हुए उसका मास थोड़ी चेंज हो जाएगा बॉडी का, नहीं होने वाला है। बॉडी चल रही है उसका मास चेंज नहीं होता, यानी ये कंडीशन कहीं ना कहीं गलत है ना, ये कंडीशन कहीं ना कहीं गलत है और कहीं ना कहीं सही भी है। अगर मैं बोलता हूं कि ये कंडीशन गलत है, कैसे गलत होगी कि ये आपका मास चेंज नहीं होता, तो मास को मैं चेंज से बाहर रखना पड़ेगा। सो मैं ऐसे ही बोल सकता हूं कि चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू एम डेल्टा वी। इसका मतलब मास तो कांस्टेंट है, मास चेंज नहीं हो रहा है, चेंज किस में आ रहा है, बस वेलोसिटी में, जिसके आगे डेल्टा लगा। तो वेलोसिटी में चेंज आने की वजह से मोमेंटम में चेंज आ रहा है। हाँ, ये केस कब हुआ, व्हेन मास इज कांस्टेंट। और ये केस कब आया, मास इज नॉट कांस्टेंट। ठीक है, बात हम क्या कर रहे हैं, चलती हुई बॉडी की बात कर रहे हैं, बॉडी चल रही है। अब बात ये है ना कि चलती हुई बॉडी का मास चेंज हो सकता है क्या, कहीं कंडीशन आ सकती है ऐसी, तो यस इट कैन बी देयर। एक क्या होता है, आइंस्टीन साहब ने एक बताई थी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जिसमें मास और एनर्जी में चेंजेस आते हैं। ठीक है, आपको इतना याद रखना है कि अगर कोई भी बॉडी की स्पीड अगर वो किसके आसपास पहुंच जाती है, स्पीड ऑफ लाइट c 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अगर किसी भी बॉडी की स्पीड इसके क्लोज आ जाती है 3 × 10⁸, जो स्पीड ऑफ लाइट है, c मींस स्पीड ऑफ लाइट, सो बॉडी का मास चेंज हो जाएगा। ठीक है, यानी आपकी बॉडी चल रही है और आपकी स्पीड इतनी हो गई कि लाइट के स्पीड के आसपास आ गए हो, बहुत तेज है लाइट की स्पीड। ठीक है, ऑलमोस्ट अब तक हम लोग नहीं पहुंच पाए वहां तक। हाँ, तो आपका मास ऑटोमेटिकली चेंज होना शुरू हो जाएगा, जो कि एक प्रैक्टिकल कंडीशन एज ऑफ नाउ नहीं, एज ऑफ नाउ प्रैक्टिकल कंडीशन नहीं। तो मैं क्या बोलूंगा, ये कंडीशन कब सूट करेगी, ये कंडीशन तब सूट करेगी जब आपकी स्पीड ऑफ लाइट के क्लोज है। तो कभी भी आपसे ये पूछें कि व्हेन योर स्पीड इज ऑलमोस्ट इक्वल्स टू c, यानी स्पीड ऑफ लाइट के आसपास हो आप, तो आपका जो मोमेंटम है वो कैसे चेंज, इसका फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एम वी। एम में भी चेंज आएगा, समझे, मास में चेंज आएगा। लेकिन ये कंडीशन हमारी ऑलमोस्ट प्रैक्टिकल कंडीशन है जहां मास चेंज नहीं होता। तो इस कंडीशन में जो आपकी वेलोसिटी है ये v है, इट इज मच लेस देन c। तो जब आपसे एग्जाम में पूछे कि राइट द फॉर्मूला ऑफ चेंज इन मोमेंटम, राइट द फॉर्मूला ऑफ चेंज इन मोमेंटम व्हेन द स्पीड ऑफ लाइट, when the speed of body is much less than the speed of light, then what you will write, delta p equals to m delta v. But when your speed is almost equal to the speed of light, then you will write delta mv. Here m will not be constant, here mass will be constant. ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट के अगर आसपास चलोगे तो बॉडी के मास में चेंजेस आते हैं। ओके, तो मोमेंटम में इस तरह से चेंज आ सकता है। क्लियर हो गया, दिस इज द चेंज इन मोमेंटम। ठीक है ना, ये छोटा सा टॉपिक था जो आपको मैंने इस समय कंप्लीट कर दिया। ओके, तो अभी थोड़ा सा टॉपिक है आज के लिए, आई थिंक इतना ही काफी है। तो नेक्स्ट वाली क्लास में जो आपको मैं मिलता हूँ, नेक्स्ट वाली क्लास जो लाइव करेंगे, मींस टुमारो लाइव क्लास हो जाएगी। ओके, सो उस वाली क्लास के अंदर मैं आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और फिर सेकंड लॉ ऑफ मोशन वगैरह जो भी है इसके आगे से कंटिन्यू कर दूंगा। टिल देन टेक केयर, bye bye. Okay, share
एंड सब्सक्राइब, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, शेयर करते चलो और लाइक करो। वीडियोस कैसी लगती हैं कमेंट करते चलना, ठीक है। अभी मैं देख रहा था कि कुछ बच्चों के एग्जाम्स थे तो उन लोगों ने काफ़ी अच्छे कमेंट्स दिए हैं इस पुरानी वीडियोस को। सो आप लोग भी कभी पढ़ते हो, जो वीडियोस आपको अगर हेल्पफुल लगती हैं तो प्लीज़ इसको शेयर कर दिया करो, ठीक है ना। इतना तो आप कर ही सकते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।